मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे हम आपको दिखाते आ रहे हैं कि जो हमारे कलरक भाई हैं वो इतने लंबे समय से 5 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है 35,400। उसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, हम उनसे बात करते रहते हैं। आज उन्होंने सरकार का पुतला फूका है। पुतला क्यों फूकने की नौबत क्यों आई? सरकार का पुतला फूकने की नौबत कलरकों को क्यों आई? क्या कारण है? जो सरकार के अंदर ही काम करते हैं, सरकार का ही काम करते हैं, सरकार के लिए ही काम करते हैं, जनता के सेवक हैं, वो आज सरकार का पुतला क्यों फूक रहे हैं? हम इसी सिलसिले में बात करते हैं। हमारे साथ इनके पदाधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे वन बाय वन और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। सर नमस्कार। जी, मैं सुशील लाठर डीसी ऑफिस जींद में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूं और CAWS जिला जींद का प्रधान हूं। नमस्कार जी, मैं देवेंद्र खुंगा, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन का राज्य प्रधान और CAWS में जिला सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चरण सिंह है और मैं कृषि विभाग में एक लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ और CAWS में कैशियर के पद पर। नमस्कार, मेरा नाम शिखा है और मैं DC ऑफिस जींद में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जिला काज की उप महिला विंग की उपप्रधान हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुशील लाठर जी आपसे। सुशील जी, ये बताएं कि आज आपने पुतला फूका, क्या कारण है? ऐसी नौबत क्यों आ गई? जी, आज हमने जो हरियाणा सरकार का पुतला फूका है, हमें बैठे हुए आज 31 दिन हो गए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कोई भी शुद्ध इस पे नहीं ले रही है। हमने शुरुआत जब की थी तो हम इस प्रकार का कोई भी विरोध सरकार का नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ऐसी नौबत आती जा रही है कि हमें आंदोलन को तेज करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कहीं भी शुद्ध नहीं ले रही है। 2 बार हमारी वार्ता हुई थी प्रतिनिधिमंडल की हमारी, तो उन दोनों वार्ताओं में वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया गया। लगातार 3-3, 4-4 घंटे तक वहाँ बैठा के रखा गया, लेकिन किसी तथ्य के आधार पर सरकार ने हमसे बातचीत नहीं की। उसके बाद जब दूसरे दौर की वार्ता थी, जो एक पहले हुई थी वो अनऑफिशियल वार्ता थी, सिर्फ OSD महोदय से थी। 2 ऑफिशियल रूप से वार्ता हमारी हुई है। तो दूसरी वार्ता जब हमें 20 से ज़्यादा दिन बैठे हो गए थे तब हुई थी, तो वहाँ पर OSD महोदय ने एक भद्दा मजाक हमारे साथ किया 21,700 वाला। तो वहीं से हमारे पूरे लिपिक के वर्ग में रोष हो गया था, जिसके कारण हमने तुरंत उसी दिन फैसला ले लिया था पुतला फूकने का, लेकिन वो किसी कारणवश उस दिन नहीं हो पाया था, तो हमने पोस्टपोन कर दिया था, जो कि आज हुआ हुआ कार्यक्रम। और ये पूर्ण रूप से सरकार के प्रति हमारा रोष है, जिसके कारण हमने आज पुतला दहन किया है। जी, आज आपने सरकार का पुतला फूका, पुतले के ऊपर हरियाणा सरकार मेंशन। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा भाई, हरियाणा सरकार, अब हरियाणा सरकार का ही पुतला फूक रहे हो, उसमें किसको आइडेंटिफाई कर रहे हो? कौन वो? उसमें हरियाणा सरकार के जो सबसे मुख्य है मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, ये मुख्य रूप से थे। हमने किसी व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर कोई फोटो लगाना उचित नहीं समझा इसलिए, लेकिन हमने जो नारे लगाए हैं वो पूरे सरकार के विरोध में, मुख्यमंत्री के विरोध में हमने नारे लगा के वो पुतला फूका है। अभी आप इसका जिम्मेवार हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री को मानते हैं? जी, इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार तो वो हरियाणा के, या कहें अभी तो माई बाप है मुख्यमंत्री, जो सब कुछ वही है, तो सबसे बड़े जिम्मेदार तो वही हैं। क्या इसमें ब्यूरोक्रेट्स का कोई हाथ नहीं? उसमें जो भी है ACS अधिकारी जो बैठते हैं, वो अब अगर बैठते हैं, अगर तथ्यों में बात करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि भाई वो कुछ गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई तथ्य बात हो ही नहीं रही है। सिर्फ हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से OSD महोदय वहाँ ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, मीडिया में आके झूठे बयान दे रहे हैं। इस कारण से हमारे अंदर रोष था, जिससे हमने हरियाणा सरकार का पुतला फूका है। देवेंद्र खुंगा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और वरिष्ठ भी हैं और बहुत आंदोलनों का आपको एक तजुर्बा भी है, क्या लगता है आपको? इतना टाइम हो गया, 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया आपको बैठे हुए, क्या लगता है सरकार क्या करे? सर आप देख लीजिए पवन जी, आज लगभग 1 महीना हो गया, जैसे आपको पता हमारे बीच में हुआ। आप हमें नहीं लगता सरकार जनता के प्रति, कर्मचारियों के प्रति कोई संजीदा। सरकार का हमें पता ही नहीं सरकार है कहाँ। आपने देखा होगा जब हमने पुतला फूका है वो सरकार का फूका, क्योंकि व्यक्ति का हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सरकार ने जो हमारे साथ किया है आपने देखा। 1 महीना हो गए, 3 जो मीटिंग हुई है उन मीटिंग में क्या निकला है? सिर्फ सरकार हमें थकाना चाहती है, लेकिन हम बताना चाहते हैं सरकार को कि कितने दिन बैठा लो सरकार, हम भागने वाले नहीं हैं। ना हम बातचीत से भागेंगे, ना हम धरना से भागेंगे। अब आप लोग देख लीजिए हमने मांगा क्या है। आप लोग एक ही बात कह रहे हैं 35,400। हमने मेन जो हमारी डिमांड यही है
कि हमारे कार्य की समीक्षा करिए, क्योंकि एक सरकार का एक पत्र आया था कि लिपिक का काम सिर्फ और सिर्फ डायरी डिस्पैच का है। इस बात से हमें रोष हुआ। अगर हम डायरी डिस्पैच का अगर काम करते हैं तो हमारी तनख्वाह से हम खुश हैं। अगर वाक्य में रिकॉर्ड कीपर का काम बाबू कर रहा है तो हम खुश हैं। लेकिन आप लोग किसी भी कार्यालय में जाके डायरी देखिए, डिस्पैच के लिए तो एक ऑफिस में एक आदमी की जरूरत एक है। आदमी की काफी तो है। इतने कलरकों का क्या? आप लोग देख लीजिए, मैं एजुकेशन में हूँ और जिला के मैं बताऊं, किसी भी प्रत्येक जिला में लगभग आपको 20 असिस्टेंट मिलेंगे और इसके लगभग दूने या 40 या 38-40 इसमें क्लर्क मिलेंगे, 6 या 7 इसमें आपको डिप्टी मिलेंगे, 2 या 3 इसको सुपरडेंट मिलेंगे। वो किस लिए है? वो काम करने के लिए तो है। फिर एक और देख लीजिए, आप जाके किसी भी कार्यालय में देख लीजिए, एक बाबू HRMS का काम कर रहा है, MIS का काम कर रहा है, ई सैलरी का काम कर रहा है, जितने भी पोर्टल सरकार ने चला रहे सारा लिपिक ही तो कर रहा है ये। और जब जो ही सरकार ने डिजिटल हरियाणा या डिजिटल देश बनाने की बात करी तो सबसे ज्यादा अगर काम की बोझ की मार पड़ी है तो वो क्लर्क के ऊपर पड़ी है। हमें एक तो सरकार से 2 ही डिमांड है हमारी, एक तो ये कहना छोड़ दे कि हम रिकॉर्ड कीपर का काम करते हैं, और दूसरा हमारे काम की जो समीक्षा करे कि सरकार अधिकारी हमारे काम की समीक्षा करें और उसके आधार पे हमें 35-400 अगर हमारा बनता है तो दे दे, अगर नहीं बनता तो कोई तो तथ्य तो दे सरकार कि हमारा 35-400 नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता। मतलब क्लर्क जो है वो केवल डिस्पैच का ही काम करता है एज पर रूल। हाँ, एज पर रूल जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार केवल क्लर्क का काम है फाइल डिस्पैच करना, रिसीव कर देना, बस 2 ही काम। पवन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सरकार जो ये बात कह रही है डायरी डिस्पैच का या रिकॉर्ड कीपर का काम कर रही है, सरकार बैठती है सचिवालय में, चंडीगढ़ बैठती है, और वहां ये सच है, वहां की ये सच्चाई भी है कि क्लर्क वहां पे डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपर का काम कर रहा है, और फाइलिंग का जो काम करना है वो सहायक को करना पड़ता है, उसके आगे डिप्टी है, सुपरडेंट है, आगे जो भी अधिकारी है। लेकिन फील्ड की जो बैठे हैं इधर, हम फील्ड के हैं, हम सभी कार्यालयों के फील्ड के साथी हैं हम वकील का काम भी हम कर रहे हैं, सीए का काम भी हम कर रहे हैं। कहीं न कहीं तो आप लोग जाके देख लीजिए, कई स्कूल तो ऐसे हैं अगर प्रिंसिपल छुट्टी पे है तो पढ़ा लिखा भी क्लर्क ही मिलेगा अपना, ये देखने की बात है। कहीं न कहीं आपने देखना पड़ेगा, कई स्कूल ऐसे हैं, अगर आप लोग जाना चाहो तो मैं एड्रेस भी दे दूंगा उनका, कि अगर प्रिंसिपल छुट्टी ले ले तो पढ़ा लिखा भी बाबू ही है वहां पे, क्लास भी हम ले रहे हैं। आप लोग देखिए, क्लास 4 का हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले स्कूलों में कार्यालय में जाते हैं, अपनी सीट को साफ करते हैं, अलमारी को साफ करते हैं। दूसरा, फिर जितना भी काम है, चाहे वो कंप्यूटर पे करने का काम हो या मैनुअल काम करने का काम हो, 9 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक आप लोग कार्यालय में, मैं तो कहता हूँ बार बार आपको, सेंटरिंग ऑपरेशन कीजिए, क्लर्क की नाइट नहीं उठती 9 से 5 वो तक। तो हमारी बात हुई थी पहले वाले इंटरव्यूज में, वो कंप्लीट हो गई थी। हम बस केवल इतना था जो जानने का हमारा प्रयास है वो ये है। मैं भाई साहब से, चरण सिंह जी से पूछूंगा, चरण सिंह जी क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा ये सरकार आपको लंबा खींचना चाह रही है क्या? ये चाहती है कि आप लंबा बैठे, या मतलब सरकार की आप क्या सोचते हैं कि सरकार चाहती क्या है आपसे? पहले तो मैं आपके जो पहले वाला जो आपने सुशील जी से क्वेश्चन किया था कि आप हरियाणा सरकार का विरोध कर रहे हो, जो पुतला फूका है, सही। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। हम हर उस सरकार के खिलाफ हैं, हर उस सरकार के नुमाइंदे के खिलाफ है जिसमें एक प्रशासनिक अधिकारी हो गया, हर वो मंत्री हो गया जिन्होंने सरकार बनाई है, हर वो उप मुख्यमंत्री है, हर वो सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, जो डीसीओ ऑफिस से लगा लो या जो पंचकुला से लेकर हर अधिकारी जो सरकार बनाने में सहायक हैं, जो सरकार को चला रहे हैं, हर वो हमारा क्लरिकल वर्ग का दुश्मन है, नुकसान पहुंचा रहे हैं हमें। पुतला, मेरी जो पर्सनल सोच थी, मैं तो मनोहर लाल खट्टर का फूकना चाहता था। जब सरकार विरोध नहीं कर रही ना, व्यक्ति विशेष विरोध करे हमारा, मनोहर खट्टर के बयान आते हैं, हरियाणा सरकार हमारी नौकरी दी, हरियाणा हमारा स्टेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो मेरी पर्सनल सोच है, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं बता, किसी और की नहीं बता रहा, मेरी पर्सनल सोच है, मैं तो हर उस मंत्री का पुतला फूकना चाहिए, हर मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, सभी का पुतला फूकना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम इस हालात के अंदर बैठे ना, उसके लिए हर सरकार के नुमाइंदे, सभी जो सरकार बनाने में सहायक है, सभी हमारे नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए हम पूरी सरकार का, पूरे मंत्रिमंडल का पुतला फूके हमने जी। ओके, तो आपने क्या कह रहे हैं कि आप पूरे मंत्रिमंडल का पुतला हरियाणा सरकार को लिख? बिल्कुल ठीक है। आप अपनी जगह रोज प्रदर्शन करने में आप जो चाहे कर सकते हैं, वो सब जायज है। जी जी। वो कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है, बिल्कुल जायज है। ठीक है, तो अब आप क्या मानते हैं 35-400 उससे कम में कुछ
नेगोशिएशन वगैरह कुछ? देखिए, जब हमने इसकी नींव रखी ना, उसका उद्देश्य एक चीज था। जैसे हम मकान बनाते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि 3 मंजिला बनाएंगे, जब बजट भी ना हो हम उसको पार लेके जाते, 3 मंजिला बनाते हैं। हमने तो नींव 35-400 की रखी थी, उससे ना कम सोचा ना ज्यादा सोचा। 35-400 जो हमारे हालात, जो हम काम करते हैं उसको बिल्कुल राइट बैठता है। उससे 1 रुपया कम मांगा ना 1 रुपया ज्यादा मांगा। सरकार को भी पता है कि 35-400 बनता है, वो बता नहीं पाएगी 35-400 क्यों नहीं बनता आपका, लेकिन जब 35-400 देना पड़ता है तो बजट की बात आ जाती है। लेकिन ये सरकार हमारा जो 35-400 हक देने से भाग रही है, लेकिन सरकार को देना पड़ेगा। रही बात आपका लंबा खींचने की, ये कलर के जो इतने दिन के बाद जाग गया ना, जो जागता है जैसे कुंभकर्ण था, जो एक बार जागा वो सोता भी काफी लेट था। तो इसलिए जो क्लैरिकल वर्ग हमारा इकट्ठा हुआ है वो जाग्या है, हक के लिए जाग्या है, 35-400 के लिए जाग्या है, ना कि 21-700 के लिए जाग्या है। और 35-400 के लिए जाग्या है, उसको लेके उस दिन चैन की नींद सोएगा जब हाथ में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि कलर का हक मिल गया 35-400। उस दिन आराम से सो जाएगा, अपना काम करेगा, दफ्तर में जाएगा, जनता की सेवा करेगा। और जनता की सेवा करने के लिए हम बैठे हैं। जो सरकार हमें लंबा चला के तोड़ना चाहती है, लेकिन सरकार ने भी देख लिया कि युद्ध अब लंबा चलेगा, और लंबा चलने के लिए हमने अपने हथियार जो भी हमारे पास शस्त्र थे हमें पहनने कर लिए हैं। अगर सरकार हमारे साथ आर पार लड़ाई लाठी से लड़ना चाहती है तो क्लैरिकल उसके लिए भी तैयार है। बड़े जोश में हैं आप। जोश में तो हर कलर। मैं तो चाहता हूं कि पहले हम डरते थे, जैसे कोई मीडिया वाला आता था, जैसे हमने कमेटी बनाई, हम बैठे थे यहाँ पे, भाई 5-7 आदमी हम बाइट देंगे मीडिया के अंदर जाके। कई कोई दूसरा मीडिया का साथी जो गोदिया मीडिया है, मैं गोदी मीडिया बोलूंगा, कई दूसरे कलर से जाके ये ना पूछ ले कि आपके अधिकार क्या है, कोई गलत बयान ना दे दे। मैं तो चाहता हूं कि जो रेडी वाले हैं, जो यहाँ पे खाना बनाते हैं, चाय वाला है, उसको भी पता कर ले कलर क्यों बैठा है, वो अपने अधिकार के लिए बैठा है, उसको 35-400 क्यों चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप जो हमारे कार्यक्रम उनसे नहीं, आम कलरक से भी जाके, जो साथी पीछे बैठा है सिर्फ हाथ नारे लगाने का काम करता, उससे जाके पता करो कि 35-400 क्यों चाहिए, आपको हमसे भी ज्यादा डिटेल में बता देगा। तो ये जो लगन है, जो दिल में आग लगी है 35-400 की, ये हर क्लर्क में, असिस्टेंट में, स्टेनो में, डिप्टी सुपरिटेंडेंट में, जितने भी क्लैरिकल वर्ग से ऊपर जाके ये वाली पोस्टें बनती है, हर इंसान को, हर क्लर्क को अब तो आम जनता का भी समर्थन जो मिलने लगे ना, उससे तो हमें मतलब दिल में ये हो गया कि हमारा जो लक्ष्य है बहुत नजदीक है और लेके जाएंगे। चरण सिंह जी, लोग कुछ कहते हैं कि ये कहते हैं यार आप भगत सिंह क्यों बने रहते हो। जी भाई भगत सिंह बनने की क्या जरूरत पड़ी? तो भगत सिंह बनने के जब हमारे अधिकारों का हनन होता है ना, भगत सिंह जब बनना पड़ता है। और दूसरी बात है, जब हमारा जो 35-400 लगे काफी लोग लेके चले थे, कोई फिक्स नहीं था 35-400, उन्होंने हमारे जो उद्देश्य थे, जो हमारा राइट बनता, दबा दिया गया। लेकिन जब हमें दिखा कि लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ेगी, भगत सिंह खुद बनना पड़ेगा, फांसी पे खुद चढ़ना पड़ेगा, तो जब ये एक भगत सिंह नहीं, कुछ लोग चले थे जो संगठन बना के चले थे। आज मैं तो चाहता हूँ 30,000 लोग जो भगत सिंह बन के बैठे हैं, वो सरकार की गर्दन तोड़ने का काम करेंगे। उस वक्त तो भगत सिंह के गर्दन में फांसी का फंदा था। आज ये जो भगत सिंह बने हैं ना, ये जो आज कलयुग का भगत सिंह बोलूंगा, जो आज हालात चले हुए हैं, ये सरकार की गर्दन में फंदा डालने का काम करेगा, और भगत सिंह जिंदा भी रहेगा और आजादी का मजा भी लेगा। वैसे तो चरण सिंह जी आपकी बात सुन के ना हमारे भी रोंगटे से खड़े हो गए हैं। ठीक, आने वाले टाइम यदि ये बात सुनता है कलरक जो घर बैठा है, यदि वो ये बात सुनता है, वो ये समझता है, इनका दर्द समझता है, तो मुझे लगता है वो जरूर खड़ा हो जाएगा आपके साथ, आपकी आवाज बनेगा। देखिए पत्रकार साथी में एक बताना चाहता हूँ, हम लोग कोई नेता नहीं है। जो टोपी पहन रखी है हक की लड़ाई के लिए 35-400 के लिए पहननी है, वो टोपी नहीं जो सफेद टोपी बोल पहन के झूठ बोला जाता। हक के लिए बैठे हैं, और जो हक के आवाज के लिए जो भीतर में दर्द है ना, ये वो दर्द है जो हमारे खूंगा साहब हैं, इन्होंने सब कुछ लड़ा है, प्रोटेस्ट भी किया, धरने में बैठे, 21-22 दिन भूख हड़ताल भी बैठे हैं, इन्होंने वो चीज भी देखी है। जब लोग टूट गए, इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन आज जो इकट्ठा हुए ना, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही लगन है, 35-400 क्यों लेना चाहिए और कब देगी सरकार। हमें तो ये भी है कि सरकार अपनी आंखें खोले, कानों के पर्दे अपने कान साफ करे, हमारी आवाजें सुने। जो हमने आज विरोध का तरीका अपनाया है, पुतला फूका है, हमने ये पुतला इसलिए फूका है सरकार का, ताकि लोग भी पता लगे कि हम फूक क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। सिर्फ हमने इसी उद्देश्य के नाते फूका है, और हमारा सरकार से कोई विरोध भी नहीं था। छोटी छोटी बातें करके आगे आगे बढ़ेंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ खूंगा साहब आपसे, खूंगा साहब, कॉमन कैडर आपने जिक्र किया था पिछले इंटरव्यू में कि कॉमन कैडर होना चाहिए, क्या मांग है आपकी इसमें? इस 35-400 के साथ वो मांग है? नहीं, इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये जो हमारा आंदोलन है ये सिर्फ और सिर्फ 35-400 के लिए है, वेतनमानों में संशोधन के लिए है। ये जो समान कैडर की आप बात कह रहे हैं, आप लोग देखिए कि नियुक्ति का एक ही तंत्र तो है, सभी को एक ही प्रक्रिया के तहत तो भर्ती किया जाता है, उसके बाद उसको दिया जाता है ये डीसी ऑफिस चला जाएगा या
एजुकेशन में चला जाएगा, ये कृषि में चला जाएगा, डिपार्टमेंट अलग अलग दे दिए जाते हैं। डिपार्टमेंट अलग अलग दे दिए। जब हमारी पॉइंटिंग अथॉरिटी एक है तो कॉमन कैडर करने में काहे की चिंता है सरकार को, डर काहे का है इस बात में? मेरे नॉलेज में आया था कि आप लोगों की ना फाइलें चलती रहती हैं, आगे चली जाती हैं, वापिस फिर आ जाती हैं किसी न किसी ऑब्जेक्शन को लग के, फिर चली जाती हैं, फिर कुछ ऑब्जेक्शन लग के आ जाती हैं। तो कितने साल से चल रहा है ये ऐसा? ये बस अगर आप लोग देख लीजिए, मेरे ख्याल में हर साल कोई न कोई डिपार्टमेंट मांग लेता है कि मेरे पास लिपिक की कमी है, और वो मांग लेते हैं, और दूसरे डिपार्टमेंटों से साथी जाते भी हैं वहाँ पे, पीछे भी हर साल जाते रहते हैं। तो इसके में जिसकी इच्छा वो चले जाते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कैडर ही एक बना दो ना। इसका फायदा जहां तक मुझे लगता है ना, एक फायदा जरूर होगा कि कॉमन कैडर से क्या है कि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन डिपार्टमेंटों में एक क्लर्क भी नहीं है। नहीं है जी, ठीक है, नहीं और है। किसी डिपार्टमेंट में 5-5 या 6-6 लोग बैठे हुए हैं। हाँ। जहां 6 बैठे हैं वहां एक भी नहीं है, तो वहां 4 कर दिया जाए, वहां 2 भेज दिए जाए, तो डिपार्टमेंटल सभी का काम सुचारू रूप से चल सकता है यदि कॉमन कैडर हो जाता है। सबको आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि भाई सबको मौका भी मिल जाएगा। इस बात से सहमत हूं कि कॉमन कैडर होना चाहिए। हो सकता है अगला अभियान आपका, अगला आंदोलन आपका इसी को लेके हो। पहले हम इसको सक्सेस पे जिस पे आप लगे हुए हैं, आप मुहिम उठाए हुए हैं। तो हमारे साथ शिखा जी भी हैं। शिखा जी, काफी देर से आप सुन रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, इतने लंबे समय से आप इन आंदोलन में जुड़े हुए हैं, 1 महीना हो गया आपको भी। अब क्या मानते हैं कि कोई उम्मीद है कि सरकार इसी पॉइंट को मानेगी? देखो जी, हमारा महिला होने के नाते भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक महिला हैं और आपका दर्द क्या है इसको लेकर, क्योंकि घर चलाना है। 3500-400 में चलेगा नहीं चलेगा, आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं पाएगा इस चीज को कि घर कैसे चलता है। देखो जी, शुरू से हम आज 31 दिन से बैठे हैं और शुरू से एक ही मांग है 35-400। ठीक है, 35-400 से हम ना तो 1 रुपया कम लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और जहाँ बात है 19,900 जो हमें फिलहाल जो मिल रहा है, उसमें हमारा घर का गुजारा तो है ही नहीं। बच्चे 2-2 पैदा कर दे तो एक बच्चा ही उसकी परवरिश करनी आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। घर का खर्च इतना ज्यादा है कि भाई नहीं हो पाता बिल्कुल भी। और हम क्या मांग रहे हैं? 35-400 हमारी जो जायज मांगे, मांग नहीं है, हक है। समीक्षा के आधार पर मांग रहे हैं हम अपना। तो फिर हम इतने 1000 पोर्टल संभालते, इतना काम करते, तो उस हिसाब से हमारी जो 35-400 की मांग है वो पूरी करनी चाहिए, हमारे हित में पूरी करनी चाहिए सरकार को। और जहाँ कल हमने थाली बजाओ सरकार जगाओ का किया था प्रोग्राम, आज हमने पुतला फूका था। तो मैं तो बस इतना बोलना चाहूंगी कि सरकार अपने घमंड में बैठी है, जो हमारी मांग की तरफ देख भी नहीं रही, सोच भी नहीं थालियां तो रही। कोरोना में ही बजी थी। हाँ जी, तो उन थाली वो उस टाइम बोला था कि भाई कोरोना इससे थाली बजने से ही भागेगा। तो अब थाली बजने से क्या भागेगा? तो थाली सरकार जागेगी इसे, सरकार ही जागेगी। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर 35-400 हमारी मांग सरकार ने पूरी नहीं की ना, तो ये जो आंदोलन है ये रुद्र रूप ले लेगा और जन आंदोलन में बदल जाएगा। जन आंदोलन तो देखिए आज भी हम देख रहे हैं 31 दिन से कि जन आंदोलन बन ही गया है, वो तो बदल ही चुका है। हाँ जी। उस माहौल को तो हम देख रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। ये मतलब ये डिमांड चल ही रही है कि भाई इनका सभी संगठन जितने भी, आपको हर रोज मेरे ख्याल से आपके धरने के ऊपर आके सभी आप भी समर्थन कर रही है, हर संगठन ने हर संगठन आपको समर्थन करा। तो ये जन आंदोलन तो हो ही गया है। हाँ जी। क्या लगता है आप महिलाओं के लिए कब तक चलेगा ये? मतलब सही में तो सरकार का तो हम कुछ बता ही नहीं सकते कि कब तक, लेकिन ये लंबा खींचने के मूड में है, क्योंकि हाँ, किसान आंदोलन भी बहुत लंबा है। चला था, खिलाड़ियों का आंदोलन भी पूरा लंबा उन्होंने खींचा। कि इस सरकार की एक नीति रही है कि वो पूरा खींचती है। हम यदि ये इसको भी खींचेगी तो आप क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा? देखो, घर तो शुरुआत में ही हम सोच के आए थे कि भाई अनिश्चितकालीन तक हम बैठेंगे। हाँ जी, तनख्वाह तो बंद कर दी, चलेगा कैसे? हम आपस में कर लेंगे, भाईचारा है हमारा साथ इकट्ठा, जो इस सरकार ने इकट्ठा किया है ना सारा भाईचारा, कोई दिक्कत नहीं। हम आपस में सबसे मांगना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम चला लेंगे अपना घर। लेकिन हम उठने वाले नहीं है जब तक 35-400 नहीं है। हाँ जी, सरकार ने भिखारी बना दिया। भिखारी बन जाए चाहे कुछ बन जाए, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है, ये सरकार चाहती है। जो काम करके खाता था उसको भिखारी बना दिया। क्या कहेंगे सर आप? ये क्या मतलब एक मेहनत कश जो मेहनत करके खाता था, जो मेहनत करता था, सुबह 9 बजे आके अपनी सीट पे बैठ जाता था, जिसको बाबू कहते थे, जिसको ये कहते थे कि इसके बगैर ऑफिस चल ही नहीं सकता, जिसके बगैर फाइल निकल ही नहीं सकती, आज वो भिखारी बना दिया। वो तो ये सरकार चाहती है, इसका तो हमेशा ये रहा कि आंदोलन को लंबा खींचो, इतना लंबा खींचो कि ये आर्थिक रूप से मानसिक रूप से परेशान हो जाएं और खुद ब खुद अपने स्थान छोड़ जाएं। पर मैं सरकार को बता दूं, हम
जैसा शिखा मैडम ने बताया, चाहे भिखारी भी क्यों ना, भिखारी इतनी बड़ी नौबत शायद यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो भाईचारा इकट्ठा यहाँ हुआ है तो उसकी नौबत नहीं आएगी। एक दूसरे के साथ सहयोग, कंधे से कंधा मिलाकर हम यहाँ लड़ रहे हैं, तो वो ग्राउंड रिपोर्ट पे अपने घर पर घर खर्च के लिए भी एक दूसरे का सहयोग जरूर कर लेंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी। पर सरकार की जो नीति है वो यही है कि इनको भिखारी बना के छोड़ दो, इनको पता चले। कैसी कौन सी नौबत नहीं आएगी? ये वाली की भी जो भिखारी हो कि भाई मांग के खाना पड़े, इस वाली तो नहीं आएगी। ऐसे टूटेंगे नहीं जब तक हैं एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, एक साथ मिलकर चाहे हमें घर खर्च चलाने पड़ो। यहाँ बैठकर हम लंच करते हैं दिन में, चाहे वो एक घर से 3 बंदों का आता हो, चाहे 3 घरों से 1 बंदे का आता हो, तो मतलब बिल्कुल भाईचारा ऐसा जुड़ गया है कि इसके लिए तो हम धन्यवाद भी कहेंगे सरकार को। कुछ क्वेश्चंस पीछे है, जो हमारी एक वीडियो आई थी पीछे इंटरव्यूज की, उसमें कुछ कमेंट भी आए थे जी कि कलरक तो बहुत कमाता है जी। जो मेरा ये क्वेश्चन था उससे संबंधित ही था कि कलरक तो बहुत कमाता है, वो तो 2 साल तक भी धरने पे बैठा रहे तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर खुद की भी बात करूं तो मैं अभी मेरे अकाउंट में 353 रुपये पड़े हैं, जबकि मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल भी भरना है और अन्य खर्चे भी हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, फोन भी आ रहे थे आपके पास क्रेडिट कार्ड वालों के। वो वही तो है कि ये है कि भाई चलो ठीक है, मानसिकता देखो हर कैटेगरी में। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ कोई क्लर्क है या फिर सिर्फ कोई और है, चाहे वो छोटे से छोटा ग्रुप डी से कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े IAS अफसर तक, बड़े से बड़े नेता प्रधानमंत्री तक, किसी ना किसी मतलब किसी भी जो एक कैटेगरी हम बोलेंगे उसमें हर प्रकार के लोग होते हैं, करप्ट भी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। बिल्कुल क्लियर सा पॉइंट मेरा है। मैं यही माइक के लिए देवेंद्र जी को बोलूंगा, एक बार आप देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, मेरे एक बिल्कुल साफ सा क्वेश्चन था। पिछले वीडियोस में हमारे पास एक क्वेश्चन आए थे कि भाई कलरकों के पास तो बहुत पैसा होता है, बाबू वाली सीट पे बैठे होते हैं, मोटा लेते हैं, मोटा खाते हैं, चाहिए 2 साल बैठे रहें, क्या फर्क पड़ता है इसमें? और जैसे हमारी बहन जी शिखा ने बताया, शिखा बोल रही थी कि भाई हमें तो गुजारा ऐसे ही करना पड़ रहा है, भाई साहब बोल रहे 300 कुछ रुपए खाते हम पड़े हैं, तो ये यहाँ कहाँ सच्चाई है इसी में? पवन जी, मैं आपकी इस बात से, सवाल से मैं सहमत भी हूँ। बहुत गजब का सवाल किया आपने, लेकिन इसमें एक देखने की बात और है। जो जिसने कमेंट किया मैं उसको भी झूठ नहीं कहूंगा। मैंने पिछली मीटिंग में, बैठक में बताया था कि कुछ होते हैं पद, लाभ के पद हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन उसके ऊपर बैठने वाला कौन है ये देखने की बात है। अगर वहां लिपिक बैठता है तो हम दोषी हैं, अगर वहां कोई अधिकारी का डेपुटेशन में कोई मित्र बैठ गया तो बदनामी तो अपनी ही होनी है। और लगभग जितनी मेरी जानकारी है 23-24 के साल में जो नौकरी में हमने सीखा है, जो अनुभव हुआ है, और लगभग जो ये 1-2 पद जो लाभ के होते हैं, सीटें होती है रखी है ना सर। वो आए तो डेपुटेशन पे किसी भी चीज पे आए, लेकिन पोस्ट तो वही है। नहीं सर जी, मैं एजुकेशन की बताऊं, वो टीचिंग से भी डेपुटेशन पे कर लेते हैं। सर डेपुटेशन पे आया तो कलरक की पोस्ट पे ही है ना, ज्वाइन तो उसने उस पे किया है। तो तभी तो मैं बड़े मंच पे भी कहता हूं इन बातों को कि अगर कलरक का पेट भर दो तो भ्रष्टाचार ना हम ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जड़ में बैठे हैं। ये पॉइंट की बात है आपकी, सही में। अब आई बात है मुद्दे के ऊपर आई, ये है रीजन, यही रीजन जो हम जो जानना चाहते, समझना चाहते थे, यही है वो रीजन कि जिसकी वजह से ये 35,400 मांग रहे हैं। 35,400 मांगने का रीजन क्या है कि किसी भी बाबू को एक पैसा लेना ही ना पड़े। यदि लेना ही नहीं पड़ेगा कब जब 35,400 या उससे ऊपर, या उनको इतना पैसा मिल जाए कि उनका घर का गुजारा चल जाए, तो वो क्यों लेगा? यही खूंगा साहब कह रहे हैं कि यदि हमें पूरा पैसा मिल ही जाएगा तो हम रिश्वत या इस तरह की या लाभ के पदों पर क्यों बैठेगा कोई। ये पॉइंट की बात थी। सुशील जी, मतलब चरण सिंह जी कहाँ कितने सहमत हैं आप? आपस में जोड़ तोड़ करके घर चलाने में सहमत हैं, 35,400 लेने में सहमत हैं, या अभी शिखा जी ने बताया, इन्होंने दोनों ने बताया कि इनके पास तो 300 रुपए हैं, क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते हैं सुशील जी के पास, ये कह रहे हैं घर चलाने में हम लोग इजीली आपस में मैनेज कर लेंगे। क्या एक ही महीने में ये नौबत आ गई? पहले तो मैं आपके पिछले सवाल का जवाब मैं भी देना चाहता हूँ। जो खुंगा सर ने बताया कि जो आपने बोला कि जो लाभ के पद होते हैं, जो कलर रिश्वत लेता है, आपने एक मूवी देखी होगी, कलर की मूवी मनोज कुमार की, उसमें उसको बिल्कुल कलर को इतना बेचारा बनाया गया है, वो सत्य कथन है, आज फिट होता है। जब हम वो पहले मूवी देखी थी, हम गाने सुने, उसके लड़ाई सुनी, आगे निकाल दी, लेकिन मैंने कई दिन पहले मूवी दोबारा देखी है। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, हमसे कौन सा ऊपर पद होता है, उसके कलर से ऊपर एक पद होता है,
वो आदमी उसको मजबूर करता है कलर को रिश्वत लेने के लिए कि बाबू ये फाइल तू निकालेगा, और ये फाइल भी तू निकाल सकता है, तेरे निकालने के बाद मेरे पास आएगी और तू पैसा ले, तेरा घर का गुजारा नहीं चलता। एक कलर का जो मूवी बनाई उन्हें बिल्कुल सत्य पे बनाई है, उसका घर का गुजारा नहीं चलता, घर की रसोई नहीं चलती, उसकी बाप भी अपना बल्ब बेच के मतलब घर के लिए खाना लेके आती है। आज सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कलर को मजबूर भी किया जाता है। ये नहीं कि अकेला सेनापति क्या कर लेगा, अगर सेना नहीं होगी साथ में, ऑर्डर के आदेश नहीं होंगे भाई कुछ आपने आक्रमण करना है, तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भाई कोई एक पद जिम्मेवार होता है, मजबूर भी किया जाता है, उस मजबूरी के अंदर ये कदम उठाया जाता है और जिसके अंदर एक कलर दबके रह जाता है और मजबूर हो जाते हैं सारी चीजें करने में। वैसे आप हैं क्रांतिकारी नेता? नहीं, मैं तो चीज के ऊपर देखता हूँ, क्रांतिकारी ऐसे नहीं बनता कि मसाल लेकर कहीं आग लगा दी, उसके तथ्य होने चाहिए। मैं तो मूवी देखने के बाद पता चला लास्ट में उस कलर को इतना मजबूर कर दिया, उसको भ्रष्ट बनना पड़ा और लास्ट में मरने की भी नौबत आ गई। हम आज सड़क पे बैठे मरने के लिए बैठे, अधिकार के लिए, और सरकार सुन नहीं रही है। क्या दोबारा सरकार से टेबल टॉक होगी? परमात्मा करे आपका कथन सही हो, दोबारा बैठक हो। बैठक तो सरकार ने करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। क्या सहमति बनने की उम्मीद है? हाँ, सहमति तो सरकार ने बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो पहले भी क्या मना कि हम बातचीत से भागने वाले नहीं है, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। और जो सरकार को उचित लगता है, सरकार अपना मन तो खोले। सीएम साहब टेबल टॉक पे तो आए, कम से कम हम ये तो बताए कि हमें 35,400 क्यों नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो वो कब दे रहे हैं। 2 ही 3 बात है सर, इसमें ज्यादा लंबा करने की या राजनीति करने की बात नहीं है। अपने भविष्य का सवाल है, ये लिपिक वर्ग के भविष्य का और मान सम्मान की बात है। बार बार आप लोग पत्रकार भी कहते हैं और भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार में का जो आरोप हमारे ऊपर लगा है उसको हम दूर करना चाहते हैं, धोना चाहते हैं। कोई हमारी सुनने वाला तो बने। कोई साथी चरण सिंह ने बताया कि हमें मजबूर किया जाता है। हाँ, 1-2% साथी ऐसे हैं जो टूट जाते हैं, लेकिन 98% साथी आज भी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। अगर लिपिक वर्ग ईमानदारी से काम नहीं कर रहा होता तो शायद सरकार आज इस पोजीशन में नहीं होती। एक और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जब श्रीमान मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री बने, हमें बड़ी एक आस हुई थी कि ईमानदार लोग हैं, बिना लाग लपेट के लोग हैं, हमारा भला करेंगे। 2 योजना होगी, लेकिन उस पे श्रीमान मनोहर खट्टर जी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। बिना लाग लपेट का मतलब है बिना व्यय है? नहीं, वो तो मैं नहीं कहूंगा, ये तो भाग की बात है। इसे से भी आदमी सर दिन ताश खेल ले जाऊं, उसका बेगम भी नहीं आंदी, तो ब्याह तो होना ना होना वो तो एक भाग की बात है, उस पर तो कमेंट नहीं करेंगे। हरियाणा में छड़े भी कह दिया रहे ने। हाँ, वो तो वन तो जी या भी कहूँ अगर अंडा ना तो गांव को बीरबानी ठुआन खातर भी नहीं बला हुआ। अरे हमने तो देश दे दिया, प्रदेश दे दिया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आप अपना शुभ नाम बताएं पहले। मनीषा नाम है सर। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बड़े आंदोलन में रहते हैं, काफ़ी मैंने देखा है आपको, इसमें काफ़ी वीडियोस में भी आप रहे हैं, कई चर्चाओं में भी आप रहे हैं। यदि सरकार आप पर कोई कार्रवाई करती है जी सर, क्या करेंगे? सर कार्रवाई तो सरकार पहले तो वो कर चुकी है हमारे, बल्कि डीसी ऑफिस वाले साथियों की तो ट्रांसफर भी हो चुकी है, ट्रांसफर ऑर्डर आ भी चुके हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल बहुत शुरुआत में ही आ गए थे। अच्छा, जब सरकार ने स्ट्राइक रिपोर्ट मांगी तो हमने बड़ी खुशी खुशी भिजवाई थी कि हम स्ट्राइक पर हमारी भेज दो। जो ऑफिस में बैठे थे कुछ साथी जो कौशल वगैरह के, तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट अच्छे से भेज भी दी कि स्ट्राइक पे हैं। अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो सर हम तैयार हैं, क्योंकि हमारी यूनियन हमारे साथ है, तो वो हमारा कुछ बिगड़ने तो देगी नहीं। और हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जो गैर कानूनी है। हड़ताल का हमारा फंडामेंटल राइट भी है सर, और हम आराम से बैठ के हड़ताल कर रहे हैं सर। और सीधे हम हड़ताल पे भी नहीं आए हैं, ऐसी बात नहीं कि हम सीधा भी, सरकार को हमने कोई बताया नहीं, कोई ज्ञापन नहीं दिया, सीधा हड़ताल पे आ गए हैं। पहले सरकार को ज्ञापन, डीसी को ज्ञापन गए हैं, एमएलए एमपी वगैरह सबको ज्ञापन गए सर, उसके बाद हम हड़ताल पे बैठे हैं। तो ये हमारा राइट, और अब अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, तो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए डर नहीं है हमारे अंदर। एक क्वेश्चन और आपके लिए ही है, यदि सरकार अभी की फूट डालो राज करो की नीति पे आ जाती है जी, तो क्या एक्शन रहेगा आप लोगों का? सर हम इतने दिन से साथ बैठे हैं, तो ये हमारा भाईचारा है, तो जाहिर है हम जाति धर्म पे बटने वाले तो है नहीं। और हमें समझ है इस चीज की कि राजनेताओं का काम जो होता है फूट डालने का ही होता है, लेकिन हम अपने भाईचारे के साथ बैठे हैं।
अभी जैसे आपने शिखा मैडम से पूछा था कि अगर खर्चा नहीं चला तो कैसे, शिखा मैडम ने बताया था कि भाईचारा है। साथ ही सुशील ने बताया था कि हमारा तो खाना भी किसी किसी के घर से आ जाता है, तो हमारा भाईचारा इतना कायम तो हो गया है सर, हम जाति धर्म पे तो नहीं बटने वाले हैं। तो जाहिर है कि किसी भी तरीके से सरकार हमें फूट डालने में, हम सरकार कोशिश करेगी लेकिन हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि अभी जो कलरक हैं और खासतौर से महिला कलरक जो हैं वो इतने आश्वस्त हैं कि भाईचारा कायम है और वो किसी भी सिस्टम से झुकेंगे नहीं, आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे। मेरा एक क्वेश्चन और रहता है, आप में जो चाहे जवाब दे सकता है, ठीक है। यदि कोई धरने को बेचने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि धरने बिकते रहे हैं, धरने बिकते रहे हैं, पीछे भी हमने देखा, आगे भी हम देखेंगे, और बहुत लोगों ने बेचने की कोशिश की। यदि धरने के कोई बेचने की कोशिश करता है तो क्या करेंगे? पवन जी, और कौन से लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हैं? पवन जी, आपने बहुत गजब का सवाल किया। ये तो हर एक धरना बबल के पूछना भी चाहिए। ऐसा हुआ, पहले भी हुआ है, क्योंकि लिपिक वर्गीय एक छोटा सा कर्मचारी मानते हैं इसको। हमारे बाद में क्लास 4 है, हमारे पीछे और कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास समय होता था कि हम इकट्ठे हो लें, कोई धरना प्रदर्शन कर ले। हमारा शोषण तो संगठनों ने भी किया है सर, बड़े बड़े संगठन आए हैं, क्योंकि मैं इनसे मैं सीनियर हूँ, 23-24 साल हो गए। बात हमने आपसे हाँ, पूछी है। 2 संगठन हमने देखे हैं जिन्होंने, एक ने कहा कि पंजाब के बराबर वेतनमान दिला देंगे, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद की उसके पीछे चले गए। लेकिन जब टेबल टॉक पे बात करने की बात आई तो 16-17 नंबर पर पंजाब के बराबर वेतनमान की बात, और उठ के चले गए। यानी कि हमारा आंदोलन, हमारी पावर, हमारे इकट्ठापन को उन्होंने बेचने का इसका इशारा कुछ किसी संगठन की तरफ तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं तो क्लियर कहने वाला हूँ, है वो संगठन ऐसे हैं। और जो आपने कहा कि कोई बेच ना दे, तो अब हमें नहीं लगता कि कोई हमें बेच देगा। वो समय गया है, वो हमें गया, क्योंकि अब युवा साथी आए हैं, लड़ाकू साथी है, ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग हैं, भाईचारा को प्राथमिकता देने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारा एक नारा भी है, कर्मचारी भाई भाई, उस पर काम करने वाले लोग हैं। अब शायद कोई संगठन हमें बेचने का काम नहीं करेगा, ये हमें विश्वास है। संगठन तो नहीं बेचता कभी। हाँ, आए हैं, लोग बेचते हैं। हाँ, उस संगठन में लोग भी तो होते हैं ना। संगठन लोगों से होता तो बेचते लोग हैं। हाँ, वो लोग कुछ चुनिंदा, सब नहीं होते। उन्होंने तो अब भी किया सर। देखो सर, क्या है कि इस चीज में मैं जरूर रोकूंगा, सभी संगठन में सब बुरे नहीं होते। नहीं, आपको मैं बताऊंगा, मैं जो मैंने एक बात बताई थी पंजाब के बराबर वेतनमान की, बहुत से संगठन ऐसे आए जिन्होंने इस मुद्दे पे अपने में ऑक्सीजन का काम किया। उन्होंने अपने संगठनों को खड़ा किया है, लिपिक वर्ग की एनर्जी को लेके उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया है। लेकिन अब हमें नहीं लगता कि कोई संगठन ऐसा करेगा। धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग हमारी चर्चा में शामिल हुए। तो अभी यदि मैं बात करता हूं तो हम लोगों ने इनसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, मैं आपको एक बार उसका निष्कर्ष बता देता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी कि पुतला फूकने के ऊपर, पुतला सरकार का फूका गया, उसका कारण क्या रहा है। जो सरकार का पुतला फूका गया है तो उन्होंने सभी सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी नेताओं का पुतला था वो जो फूका गया है। दूसरा, कॉमन कैडर के बारे में हमारी बात हुई। तीसरा, 35-400 के बारे में बात हुई। सभी ने अपनी बात बखूबी रखी, बिल्कुल खुल के रखी। कब तक सरकार सहमत होगी, इस बारे में भी हमारी बात हुई। और सबसे मेन बात हुई कि क्या कार्रवाई होगी, यदि सरकार ने कोई कार्रवाई की तो इनके क्या निर्णय होंगे, वो भी आपने हमारी वीडियो में मिल जाएगा। कि हमारे साथ जो मनीषा जी थी उन्होंने इसका अच्छे से जवाब दिया था। यदि सरकार फूट डालती है, फूट डालो राज करो की नीति लेके आती है, तो उसके बारे में भी मनीषा ने हमें अच्छी जानकारी दी। कोई धरने को यदि तोड़ने की कोशिश करता है, बेचने की कोशिश करता है, तो उसके लिए खुंगा साहब ने भी हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम इनकी बात को बिल्कुल पुरजोर उठा रहे हैं। सही बात को उठाना कोई गलत नहीं है। और सभी मीडिया को मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी मीडिया को सही आदमी का साथ देना चाहिए और सभी की आवाज को उठाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, मैं पवन अलाव। देखते रहिए और हमारे चैनल को यदि आप सही लगता है और हम सही लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें हौसला दें, ताकि हम और किसी की भी, किसी संगठन की भी, किसी भी मजदूर की, किसी भी मतलब बेसहारा की हम आवाज उठा सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।